अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या नून लीग में बगावत जन्म ले रही है और क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? इन बातों में कितनी हकीकत है और इससे नून लीग को सियासी तौर पर कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत ने बजट मंजूर करवा लिया है, लेकिन टैक्स से भरे बजट के अवाम पर इस बजट का कितना गहरा असर पड़ेगा। और जो प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा होगा, इसमें बात करेंगे प्रोग्राम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब को रिलीफ दिलवाने के लिए जो बनाया गया नया प्लान है, जो मज़ीद 3 कायमा कमेटियों का मेंबर उनको बनाया गया है, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर बात होगी। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा, इसमें बात करेंगे शिकस्त खुर्दा अफगान शायकीन ने मैच के बाद जश्न मना रहे थे जो पाकिस्तानी उन पर हमले किए, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन पहले बात होगी कि क्या नून लीग का जो शराजा है ये वाकई बिखरने वाला है। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान की गुज़श्ता हुकूमतों ने कर्ज जो है ये मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ही हासिल किए बज़ाहिर, लेकिन मुल्क में ना तो इस्तेहकाम आ सका और ना ही लोगों ने तरक्कियाँ की, ना ही लोगों को कभी रिलीफ मिला। अलबत्ता 2-3 ख़ानदान काफ़ी मुस्तहकम हो गए, उनमें से एक शरीफ ख़ानदान भी है जिन पर आजकल करप्शन के केसेस चल रहे हैं। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ जेल में हैं, उनके भतीजे हमजा शहबाज भी जेल में हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ ज़मानत पर रहा हैं, जब उनके बेटे जो उनके 2 बेटे हैं हसन और हुसैन नवाज, दोनों मफरूर हैं और वो तो ख़ुद को पाकिस्तानी भी करार नहीं देते हैं। जबकि नून लीग की जो दीगर सीनियर क़यादत है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी जो है, इनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो गिरफ्तार भी हैं और कुछ की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मतवक्के है। ऐसी सूरत हाल में दीगर लीगी रहनुमाओं को अपना जो मुस्तकबिल है ये तारीख नज़र आ रहा है और इस तारीकी से बचने के लिए उन्हें तहरीक इंसाफ के जो कैंप है वो एक उसको रोशन किरण के तौर पर देख रहे हैं। इसकी झलक हमने कल देखी। ज़राए हमें खबरें दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी नईमुल हक ने भी इसकी तस्दीक की कि कल जो बनी गाला में नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले 15 सूबाई असम्बली के जो अरकान उन्होंने मुलाकात की और शुनीद ये भी है, कहा यह भी जा रहा है कि जल्दी ये लोग तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, बल्कि मामला यहाँ नहीं रुकेगा और भी इसके अलावा मज़ीद जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म से जल्द ही मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, इस बात की तस्दीक की कि आने वाले दिनों में नून लीग के और जो सीनियर लोग हैं जिनमें सैनिटर्स भी शामिल हैं वो भी मुलाकात करने वाले हैं वज़ीर-ए-आज़म से। सवाल ये है कि क्या नून लीग में वाकई कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, जबकि 4 माह तक चेयरमैन PAC के लिए असम्बली को ना चलने देने वाले शहबाज शरीफ साहब ने अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के कहने पर चेयरमैनशिप छोड़ने का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। क्या शहबाज शरीफ साहब की राय को क्या पार्टी में वाकई कोई अहमियत नहीं दी जा रही है और क्या ये वाकई नून लीग के लिए मकफ़ात अमल है? जिस तरह से 2009 में अता मानिका की सरबराही में काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाया गया था और उसने फिर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, क्या आप वैसा ही कुछ नून लीग के साथ होने जा रहा है? कहाँ जा रही है नून लीग की सियासत? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, कल की बड़ी अहम खबर जिसके बाद एक हलचल भी मची हुई है, मुस्लिम लीग नून के 15 MPs ने इमरान खान साहब से बनी गाला में मुलाकात की और ये काम बखूबी निभाया पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने, और कहा जा रहा है कि मज़ीद लोग जो है ना अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कितना बड़ा धचका है ये नून लीग के लिए? देखिए, ये इसमें कोई शुबा नहीं कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है और बड़े चैलेंज उसको दरपेश हैं और उसकी सफ़ों में ये अभी जो पहली दरार पड़ी है, यानी कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिले हैं और उन्होंने उनको हमायत का यकीन दिलाया है। माजी में भी ऐसा हो चुका है। मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी आपको याद होगा कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हमायत किया करता था और उससे वजीर भी जो थे सूबाई असम्बली में लिए गए थे, लेकिन उस पर बड़ी सख्त तनकीद होती थी और ख़ासतौर पर PTI की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कि ये अच्छी सियासत नहीं है और लोगों को दबाव डालकर लोटा बनाया जा रहा है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। तो अब जो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प ये है कि जो लोग इस पर तनकीद करते थे, जो इस पर ज़बान तान जो है वो खोले रखते थे और जो इस पर उंगलियां उठाते थे,
वही अब सियासत जो है वो कर रहे हैं। यानी मुस्लिम लीग नून को तो जो झटका पहुंचेगा वो अपनी जगह है, लेकिन जो पीटीआई जो है और इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जो असूली सियासत का दावा है उसको भी इससे एक झटका पहुंचेगा। ये बात आपकी और बिल्कुल वो दुरुस्त, भी लेकिन कहीं ना कहीं इक़्तिदार नून लीग का के- भी तो किया हुआ माजी का आज उनके आगे आ रहा है ना। 2009 में क्या हुआ था सब नहीं, जानते ये तो हैं। बिल्कुल ठीक है ना। मुस्लिम लीग नून जो पॉलिटिक्स कर रही थी इस तरह की, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती और उसको भी एक डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाएगा। और उस वक्त भी लोगों ने इसको कहा था और इससे इख्तलाफ किया था, बल्कि इसकी कई लोगों ने इसकी मजम्मत की थी। लेकिन पीटीआई जो है गोया मुस्लिम लीग नून के जितने गलत इकदाम हैं और गलत फैसले हैं उनको फॉलो कर रही है, जो उसकी अपना आला मयार था। और अच्छा, अब इन आला दो बातों अखलाक में की जो फर्क बात है, की जा अब इन रही दो थी, बातों में फर्क है ना उसको शामी तर्क साहब। कर दिया गया है। शामी साहब, अब जो नून लीग के लोग मिले हैं, आपको नहीं लगता कि वो मुस्लिम लीग नून के जो अंदर की अब एक इतनी पॉलिटिक्स चल पड़ी है, मुस्लिम लीग नून खुद से अंदर से डिवाइड हो रही है। आप देखें, नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम नवाज का बयानिया एक है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया एक है। आपको क्या लगता है कि वो उनको मुस्लिम लीग नून में अपना कोई रोशन मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, खुद तंग होकर जा रहे हैं, या ये सियासत तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है? इन दोनों बातों में फर्क है। या तो किसी को मजबूर किया जाता है या कोई अपनी मर्जी से जाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से आ रहा है तो उसको तो कहना चाहिए कि आप अपनी निशस्त से इस्तीफा दें और दोबारा इंतखाब में हिस्सा लें। सही। ज़िमनी इंतखाब लड़ें दूसरे टिकट पर और असेंबली में आ जाएं। अगर आप उनकी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं या उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और वहां भी अरकान टूट सकते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए एक मतलूबा जो तादाद है अभी तक मेरा ख्याल वो मुयस्सर नहीं है, और कुछ लोग इसमें और शामिल होकर बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को तो जो ज़ौफ पहुंचेगा, मगर जो पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स है और जो अपना मयार है और जो अपना अखलाक है उसको भी तो ज़ौफ पहुंचेगा ना। तो मुनासिब होता कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे ये कहते कि भाई हम इस तरह की सियासत नहीं करना चाहते, आप अपनी निशस्त से इस्तीफा दे दें, हमारा टिकट हासिल कर लें और इस पे दोबारा इलेक्शन लड़ें और फिर आ जाए असेंबली में अगर जीत जाए। सही। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, या ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ आकर मिल जाते हैं नून लीग के, तो आपको लगता है कि जो एक तहरीक इंसाफ की पंजाब एक मुस्लिम लीग काफ पर जो एक डिपेंडेंस है, आए दिन उनके मामलात सामने आते रहते हैं, बड़ी डिमांड्स भी सामने आती रहती है, मुतालबात भी काफ लीग की तरफ, वो जरा कम हो जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगी तहरीक इंसाफ? हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो मुस्लिम लीग काफ का जो इस वक्त दबाव है वो कम हो जाएगा, बल्कि खत्म भी हो सकता है। और इस वक्त तो मुस्लिम लीग काफ की हमायत पर हुकूमत पंजाब की खड़ी है। तो अगर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक उनकी हमायत करता है तो वो उनको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो उसके दबाव से आज़ाद होकर अपने मामलात को चला सकेंगे। इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और मुस्लिम लीग काफ को इससे काफ़ी ज़ौफ पहुंचेगा, मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा ज़ौफ उसे पहुंच जाएगा। लेकिन ये मामला तो तभी शुरू हो गया था ना शामी साहब, जब स्पीकर साहब का इलेक्शन हुआ था, जो जितने वोट चाहिए थे इनके एलाइज के मिलते थे वो 7-8 वोट कुछ ज्यादा ही पड़ गए थे, तो तभी ये सवालात उठना शुरू हो गए। तो जो एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, जाहिर है ये नून लीग के ही होंगे, ये वोट आए कहां से हैं? तो आपको लगता है ये मामला बड़ी देर का शुरू हो चुका हुआ है, लोग खुलकर अब सामने आ रहे हैं? नहीं, फिर तो होना यह चाहिए था कि ये लोग मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलते और फॉरवर्ड ब्लॉक बना के चौधरी परवेज अलाई की क़यादत में इकट्ठे होते। ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो चौधरी परवेज अलाई साहब से कुछ ताल्लुकात थे, अब उनकी वो अहमियत बाकी नहीं रही। अब दूसरे अवामिल कार फरमा हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्क में खास और आम के लिए राइट जो कानून है, इसका दोहरा म्यार आखिर कब तक चलेगा। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं।
नाज़रीन, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि क्या मुल्क में दो कानून राइज हैं, एक ख़ास के लिए और एक आम के लिए। एक आम आदमी जेल चला जाए तो इस पर सालों साल मुकदमात चलते हैं, फिर सालों बाद ये भी मालूम होता है कि मुकदमा ही गलत था, और किसी शख्स ने कि कई साल जो है ना वो काल कोठरी में गुजर जाते हैं, फिर सालों बाद पता चलता है। इवन के बहुत से केसेस में ऐसा हुआ कि वो लोग ही दुनिया से रुखसत हो गए जिनके बारे में कहा गया वो तो था ही बेकसूर, जबकि माजी में ऐसे कई बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि आम आदमी के लिए ही ऐसा सिर्फ क्यों होता है। VIPs के लिए पाकिस्तान में कल्चर अलग है। अगर आप अपने रुकने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों को देखें तो फिर चाहे आपके खिलाफ कितने ही बड़े मुकदमात क्यों ना हों, आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर बाहर आ सकते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। इसी कानून का फ़ायदा अपोजिशन के अरकान भी उठा रहे हैं, हुकूमती जमात के अरकान भी उठा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि गिरफ्तारी से पहले 3 कायमा कमेटियों के रुकन थे, अब उन्हें 6 कायमा कमेटियों का रुकन बना दिया गया है, जिनमें से 4 की चेयरमैनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, जबकि 2 की नून लीग के पास है। अब जब भी उन कमेटियों के इजलास हुआ करेंगे, जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो जाया करेंगे और वो बज़ाहिर तो गिरफ्तारी में हैं, लेकिन गिरफ्तार होते हुए भी वो आज़ाद होंगे। सवाल ये है कि क्या वो सियासतदान जो ये कहते थे कि हमें गिरफ्तारियों से नहीं डर लगता, हमें केसेस से डर नहीं लगता, इखलाकी तौर पर उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर्स की सहूलत हासिल करना क्या ज़ेब देता है? कानून के ये दोहरे मेयार आखिर कब तक चलेंगे? क्या हुक्मरान कवानीन भी ये समझा जाए, ये कहा जाए कि अपनी आसानी के लिए बनाते हैं? इस पर बात करेंगे हम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। गलतियों का एहसास हो गया है कि हमें ना तो हुकूमत गिराने में कोई रोल प्ले करना चाहिए था बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से सनाउल्लाह ज़हरी साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा, ना ही हमें तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए था, सादिक संजरानी साहब को हमें चेयरमैन सेनेट बनाना चाहिए था। अब शायद आप लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता जा रहा है, तो आप जो है ना वो अपने जो फैसले हैं उनको रिवर्स करना चाह रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल चेयरमैन सेनेट को हटाना बड़ा जोर शोर से आया हुआ अपोजिशन को। देखिए, असल हकीकत तो ये है कि हमने उस वक्त ये चीज़ अपने जहन में रखी कि बलूचिस्तान का जो है चेयरमैन सेनेट, जो कि एक्टिंग सदर भी होता है, बलूचिस्तान के बहुत इस्तेहसाल हुआ है। बलूचिस्तान के अगर हमने कोई मरहम रखनी है, कोई उनको जो है ज़रा पैसिफाई करना है, तो उनका चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। हमारे मतमाए नज़र ये था। अब बाप बनाई गई, बलूचिस्तान जो है अवामी पार्टी बनाई गई, वो किस अंदाज से आए तो नॉमिनी उन्हीं का बलूचिस्तान का दिया हुआ था, तो हमने इसलिए उसे अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, और हमारा डिप्टी चेयरमैन हमारा आया। ये कौन किसके वो उस पे चला है, ये PTI ने हमें क्यों कर जो है आप बताइएगा कि क्यों कर इस मूव में हमारी मुआवनत की, हमें इमदाद की, हमारे वोट हमें दिए, हमें इस वो दोनों सीटें जिताई गई, या सेनेट चेयरमैन PTI ने कैसे किया? आप लोगों की मूव से लग रहा है कि आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने गलती की, ये तो एक तरह से इनडायरेक्टली एडमिट कर रहे हैं ना आप। चले ऐसा नहीं, हमारा बेसिकली था कि बलूचिस्तान को हमने ये देनी थी, इसलिए कि उनके जो है इस साल उनको अश्चोई हो, उनकी जो है उसको इनकरेजमेंट हो, उनको वफाक में वो ये समझें कि उन्हें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान कुल सूबे और बलूचिस्तान की पूरी जो है आबादी के लिए और बलोच कौम के लिए हम बुनियादी तौर पर कर रहे थे। हमारा सरोकार संजरानी या किसी ABC के साथ नहीं था, लेकिन अब चूंकि एक ऐसी मूवमेंट आई है जिसमें यानी हम देख रहे हैं कि शायद चेयरमैन सेनेट जो है अब जो सिलेक्टेड वजीर, सॉरी आप कहेंगी कि ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें क्योंकि बैन लगा हुआ है, हालांकि बैन तो आमतौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर बैन लगा हुआ है, जाएगी पार्लियामान उसको बैन। हाँ, तो वैसे ये अजब बात नहीं है, ये जमहूरियत में जिसमें कि आज़ादी आइन में है कि आपको आज़ादी इजहार का बुनियादी हक है,
तो उस पर कदगन पार्लियामान में लगाया जाए और वो भी स्पीकर लगाए, है तो अनहोनी बात। ये पाकिस्तान में ही इस किस्म की चीज हो सकती है। मगर बाहर क्या, अगर सिलेक्टेड वजीर आजम हम समझते हैं कि वो इस अंदाज से इस स्पीकर को भी इस्तेमाल करेंगे जिस तरह उन्होंने पहले ही तबाही के दहाने पर पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया है, और कोई ऐसी फिर मुहिम जोई में शरीक हो जाएंगे कानून साजी में जिसमें वो 18वीं तरमीम का रोल बैक चाहें, या वो कोई ऐसे कानून बनाएं जिसमें जो है फिर और ज्यादा आज़ादियां सलब की जाएं, आपकी आज़ादी सलब की जाए, मीडिया की मेरा मतलब है। तो हम मीडिया की आज़ादी जो है वो बिल्कुल हम उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और जो आइन में मुंदरज हैं बुनियादी हकूक उनका बिल्कुल पासदारी करेंगे। ठीक है, कौन साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जरदारी साहब ने अपने मुकदमात की जमानतें वापस क्यों ली हैं? क्योंकि बड़ी वो क्या सराहियाँ कह लें, अफवाहें कह लें कि जरदारी साहब भी अब अपनी जो है ना वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि पैसे ले लें, हमें छोड़ दें। इसका बैकग्राउंड क्या है कि दरखास्तें वापस क्यों ली हैं? देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए एक अब अफवाहें आती है, कान तो बंद नहीं कर सकते ना, बात तो हो सकती है ना अफवाहों पे। ना जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। देखें स्पेकुलेशन होनी चाहिए कि क्यों कर जो है वापस ली गई। एक बात तो ये है कि जब वो गिरफ्तार हो गए एक केस में, तो किबल गिरफ्तारी तो खत्म हो जाती है ना एक अंदाज से, फिर आपकी बाद गिरफ्तारी की जमानत तो आपकी जो है वो काबिल पजीराई होती है। लेकिन वो जमानतें थी कबल गिरफ्तारी, गिरफ्तार होने से पहले। जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है एक केस में, भले एक केस में, तो आप फिर आजाद नहीं है कि आप अपनी कहें कि मेरी आजादी को गैर आईनी, गैर कानूनी बदनीयती की बुनियाद पर सलब किया जा रहा है। अच्छा, ये वो दरखास्तें वापस ली हैं जो गिरफ्तारी से पहले दी हुई थी, कबल गिरफ्तारी, ये वो दरखास्तें वापस ली हैं? जी वही हुई है। बाद गिरफ्तारी तो अभी हमने दी ही नहीं है, क्योंकि हम मुंतजिर हैं कि रिमांड खत्म हो तो उसके बाद देंगे। ठीक है, दो मुझे सवाल करने हैं, आखिरी दो सवाल करने हैं आपसे। इस पे कोई सही दो सवाल करने, वक्त कम है। ठीक है, एक सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्या प्लान है कि जब जरदारी साहब की गिरफ्तारी से पहले वो 3 कमेटियों के में उनको कायमा कमेटियों में शामिल किया गया था, अब 6 के वो मेंबर बना दिए गए हैं। इसके पीछे क्या थॉट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो बाहर गुजारें, पार्लियामेंट में गुजारें? गिरफ्तारी ज़ाहिर है कैद किसको पसंद है, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का यही प्लान है? क्योंकि बाहर तो यही स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए, जरदारी साहब की आसानी के लिए उनको मजीद कमेटियों का मेंबर बनाया है। देखिए, हम इसका मस्बत पहलू आप क्यों नहीं लेते? क्या आप इस तरह क्यों नहीं देखते हैं कि जरदारी साहब जैसा तजर्बाकार और नबाज का जो है सियासतदान इस वक्त पाकिस्तान में उनके पाए का नहीं है, और उनकी अगर सियासी आप बसीरत देखिएगा तो आप देखेंगे जो बात वो कहते थे वो करके दिखाते थे, और वही होता था। अगर आप साबका देखते जाएं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हमारा स्पीकर होगा, उन्होंने कहा हमारा वजीर आजम होगा, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट हमारा होगा, प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा चेयरमैन सेनेट हमारा। आप देखते जाइएगा जरा, देखें उनकी। और इसी तरह मईशत पर जितना उन्हें इदराक है शायद ही किसी को होगा, और बैनुल अक़वामी तौर पर भी वो वेल कनेक्टेड है। टाइमिंग ठीक नहीं है ना, गिरफ्तारी से पहले देखिए कितनी कमेटियों के टाइमिंग पे तो सवाल उठेंगे ना। नहीं जरूर उठाएं, कोई बात नहीं है। हम तो कहते हैं, देखें ये कानून जो है नैब ऑर्डिनेंस, हमने बड़ी ख्वाहिश की कि इसको जो है तरमीम की जाए। पहली बात तो ये है, मुझे बताएं कि जब मुकदमा अभी जेर तफ्तीश हो और अभी चलान भी नहीं पेश हुआ, अभी अदालत में भी नहीं गया, अभी फर्द जुर्म भी नहीं लगा, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, किस खाते में आप गिरफ्तार करते हो? हाँ, एक सूरत हो सकती है कि वो तफ्तीश में वो हायल है, रुकावट है। ओसा साहब हमारे साथ हैं, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारी मईशत बजट आने के बाद किस डगर में चल रही है, एक छोटे से वक्फे के बाद।
नाजरीन, तहरीक इंसाफ का ये पहला विफाकी बजट है जो अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत के बावजूद मंजूर हुआ। इस बजट में ना अपोजिशन की कोई तजवीज़ मंजूर की गई। आइंदा माली साल के बजट का जो मजमूई हजम है ये 8,238 अरब रुपए है। बजट में आवाम पर टैक्सेस की भरमार की गई है। आइंदा साल के लिए टैक्स हदफ 5500 अरब रुपए रखा गया है, जो कि इस साल के मुकाबले में तकरीबन 1200 अरब ज़्यादा है। इस साल भी FBR को टैक्स वसूलियों में 350 अरब रुपए से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना है। सवाल ये है कि जो हुकूमत तकरीबन 4300 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकी, वो इतना बड़ा जो 5500 अरब का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का टारगेट है, इसको कैसे अचीव करेगी। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जबकि आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा भी मतवक्के है। जबकि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की कामयाबी भी मुल्क की मईशत के लिए इतने ही इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्या तहरीक इंसाफ की पहली टैक्स एमनेस्टी स्कीम कामयाब रही या नाकाम हुई, इस पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कर्जे भी ले लिए, बजट आ भी गया, बजट मंजूर भी हो गया, कल 1 जुलाई है, बहुत सी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन कल से भी शुरू हो जाएगी। आपके नज़दीक एक आम आदमी की ज़िंदगी पर फ़र्क क्या पड़ने वाला है? बहुत से लोग माहिर मौशियात तो ये कहते हैं कि IMF का बजट था और IMF ने कहा था कि बजट आपने हर हाल में मंजूर करवाना है। इसके अलावा आप समझते हैं कि जो डॉलर रेट बढ़ा, जो इतनी महंगाई हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, ये सब प्रायर एक्शंस का नतीजा है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3 जुलाई को जो IMF की मीटिंग होने जा रही है, जो इजलास होने जा रहा है, उसमें हम लोगों ने जवाबदेह होना है और ये करना इसलिए बहुत ज़रूरी था। बिस्मिल्लाह। देखिए, आपने जो जिक्र किया है, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मुनासिब समझें तो अप टू डेट पोजीशन बताता हूं जी। ख्याल ये है कि इस साल जो आखिरी खबर है FBR के बारे में कि उनके रेवेन्यूज जो हैं वो शायद पिछले साल से भी कम होंगे। यानी कि जो उम्मीद थी कि 4000 अरब से ऊपर जाएंगे, ख्याल ये है कि अब वो 3850 अरब भी हो जाएं तो बड़ी कामयाबी हम समझेंगे उसको। अच्छा, उसके नतीजे में अब आपने जो जिक्र किया कि टारगेट जो है 5555 अरब जो है, उसके लिए अब हासिल करने के लिए अब आप सोचिए आपको 1700 अरब टैक्सेस ज्यादा उठाने पड़ेंगे। यानी कि आप तकरीबन 45% रेवेन्यूज को बढ़ाने चले हैं। क्या तारीख हमें ये कहती है कि जो सबसे डॉक्टर साहब, इससे बहुत ज्यादा महंगाई होगी, बेशुमार महंगाई होगी जी। इसमें देखिए, जब आप ये 70 से ज्यादा फीसद आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगाए हैं और इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, चीनी है, आपके वेजिटेबल घी है, आपके CNG है, आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, हर तरह की चीज पे टैक्स लगाई गई है। उसके नतीजे में मैं और मेरे शागिर्दों ने जो कैलकुलेशन किया है कि एक मिडिल क्लास घराना जिसकी आमदनी 35 से 50 हजार रुपए महीना भर में मिलती हो, उनको सालाना बोझ टैक्सों का, बिजली और गैस के कीमतों के इजाफा का और आने वाले कुछ सालों में या दिनों में और चीजों में इजाफे का, उसके नतीजे में इस साल 60,000 रुपए का बोझ एडिशनल उन पे पड़ेगा। तो ये बताइएगा, तकरीबन इस टारगेट को अचीव करते करते मजीद कितने लोग सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे इस टारगेट को अचीव करने के चक्कर में? हमारा अंदाजा ये है, इस पे बहुत रिसर्च हमने की है पिछले सालों में भी और पिछले दिनों में भी, और अंदाजा ये है कि एक वक्त पे 3 चीजें हो रही हैं। एक वक्त पे कीमतों में अब तकरीबन 13 से 15% इजाफा होने का खतरा है। दूसरी तरफ आपकी GDP में जो ग्रोथ है वो मुश्किल से 2% होगी, और तीसरी तरफ बेरोजगारी में तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों का बेरोजगारी होगी। उसके नतीजे में गुर्बत के लाइन के नीचे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, तकरीबन आने वाले साल में 50 लाख लोग और गरीब हो जाएंगे। बड़ी अफसोसनाक बात है।
तो ऐसे में हुकूमत इन हालात को आपको लगता है कि मैनेज करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए, ज़ाहिर कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है, तो इतने मुश्किल फैसले करने के बाद आपको लगता है कि लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा, कोई अच्छी खबर भी आएगी, या आप समझते हैं कि जब तक हम IMF के इस चक्कर में फंसे रहेंगे हमारी जो आवाम इन मुश्किलात से निकल ही नहीं सकती? डॉक्टर इशफाक हसन तो बिल्कुल ये बात करते हैं कि मिस्र का जो मॉडल है उसकी रेप्लिका है ये, जो हम पर अप्लाई किया जा रहा है। मेरा ख्याल यह है कि कम से कम 2 साल तो लगेंगे आपको हालात कुछ बेहतर करने की कोशिशों में। तीसरे साल अल्लाह मियां चाहें और हमारी दुआ है कि हालात इस तरह बेहतर हों कि अफरात ज़र जो है वो सिंगल डिजिट पे आ जाए। दूसरी तरफ आपकी जो GDP की रफ्तार इजाफे में है वो तकरीबन 4 से 5% हो जाए। अगर इस तरह होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ बेहतर होंगे, मगर इस वक्त कहना कि आने वाले 2-3 साल में क्या होगा ये बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब हालात तो तब ठीक होंगे ना जब आप अपने इन जो आपने टारगेट्स रखे हैं आप इनको अचीव कर लें। जो आपने 5500 अरब रुपए टैक्स का जो आपने इतना बड़ा आपने टारगेट रखा है, जब तक आप इसको अचीव नहीं करेंगे जाहिर है अवाम पर बोझ रहेगा, जाहिर है फिर अवाम पर बोझ रहेगा तो हालात कैसे अच्छे होंगे? सबसे पहली जो आपकी शर्त है वो आपके टारगेट्स को अचीव करना है, उसके बाद आम आवाम की बात आती है। जी बिल्कुल, जी और इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि एक ऐसा टारगेट है जिसके बारे में कम जिक्र होता है, हालांकि उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू से भी ज्यादा है। और वो ये कि हमें अपने करंट अकाउंट का खसारा जो है, जो इस साल तकरीबन 14 अरब डॉलर होगा, उसे हमें IMF के साथ एग्रीमेंट के तहत तकरीबन 6.5 अरब डॉलर पे लाना है, यानी कि 50% से ज्यादा कमी करनी जरूरी है। और अफसोस ये है कि ऑफकोर्स डॉलर्स तो हम छाप नहीं सकते, तो अगर ये खसारा ज्यादा रहा तो रुपए को और गिराना पड़ेगा। और खतरा ये है कि इस साल अगर आप रुपए को गिराना चाहेंगे तो तकरीबन इस साल से भी ज्यादा आपको उसको गिराना पड़ेगा। सही। अच्छा, हालात जो आप निशानदेही कर रहे हैं बिल्कुल पता चल रहा है कि हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, पिछले 7-8 हफ्तों में अगर हमारे रिजर्व की बात करें तो 3.2 अरब डॉलर की कमी आई है। जहां मैं कहीं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कीजिए। यानी कि हर हफ्ते हमारे जो रिजर्व हैं तकरीबन ये 450 मिलियन डॉलर जो गिर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल रहेगी तो फिर होगा क्या बचेगा हमारे पास? देखिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग जो है माशाल्लाह बड़े बड़े पुरुमीद लोग हैं। उनका अंदाजा ये कि अगले साल कहीं ना कहीं से हमें तकरीबन 20 बिलियन डॉलर, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये लफ्ज नाजिल का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि कहीं से आ जाएंगे 20 बिलियन डॉलर। और ये जरा आप सोचिए कि एक तरफ हमारे आर्मी चीफ साहब ने बड़ी मुनासिब बात की कि हमें खुद मुख्तार होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद मुख्तार होना चाहिए। अब आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दूसरी तरफ रिकॉर्ड लेवल ऑफ बोरोइंग की तवज्जो रख रही है, तो यानी कि गवर्नमेंट का एक हिस्सा और दूसरे हिस्सा जो है उनमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम बाहर से अब बोरोइंग करें। और अब आप देखिए कि आज की खबर यह है कि हमें 500 मिलियन डॉलर मिले हैं कतर से, तो वो तो हेडलाइन हो गए, यानी कि हम तो खुश होते हैं जब हम कर्जे लेते हैं। ये किस तरह का निजाम है? अब वक्त आ गया है कि आप अपने बेल्ट को टाइटन करें। आर्मी ने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जिससे हमें फख्र है कि उन्होंने इस साल अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में 33% खर्चे में इजाफा है। कोई कंपैरिजन है इन दोनों में? बिल्कुल। अब आप सोचिए कि वक्त आ गया है कि फेडरल गवर्नमेंट को अब छोटा करना पड़ेगा, इकोनॉमी करनी पड़ेगी, ऑस्टेरिटी असल तौर पे करनी पड़ेगी, वरना खुद मुख्तार कहां से होंगे हम तो और डेट ट्रैप में फंसते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब के बाहर के मुल्क हमसे जो करवाना चाहेंगे करवा लेंगे। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे
कि वर्ल्ड कप अपने नाम करवाने के लिए जो हमें अगले मैचेस खेलने हैं, बांग्लादेश के साथ अभी हमारा एक मैच रहता है, उसके बाद कहीं पोजीशन मजबूत बन सकती है सेमीफाइनल तक पहुंचने की, हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपना कर खेलना है, इस पर भी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। नाजरीन, हार जीत खेल का हिस्सा है। जब मैदान में दो टीमें खेलती हैं तो लाजमी बात है कि एक ने जीतना है, दूसरे ने हारना है। हर टीम के पीछे पूरा उसका जो मुल्क होता है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, करोड़ों लोगों के जज्बात जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हार और जीत की सूरत में इन जज्बात पर जो काबू रखता है वही मजबूत आसाब का मालिक कहलाता है। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर एक मैच हुआ, लेकिन ना सिर्फ मैच के दौरान भी बल्कि पाकिस्तान के सपोर्टर्स को भी ग्राउंड के बाहर जो अफगानी शायकीन थे स्टेडियम में मौजूद, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। बल्कि मैच जब ख़त्म हुआ, उस मैच के ख़त्म होने के बाद भी अफगान सपोर्टर्स पाकिस्तानी टीम पर भी हमलावर हुए और स्टैंड्स में मौजूद पाकिस्तानी सपोर्टर्स के साथ भी गुंडागर्दी करते हुए नजर आए। यकीनन ये आईसीसी की सिक्योरिटी टीम है उसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन आलमी सतह पर अफगान सपोर्टर्स ने पैगाम क्या दिया है? अफगानिस्तान के सपोर्टर्स तो पाकिस्तान के मामले में भारत से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद निकले। आखिर इस शिद्दत पसंदी की वजह क्या है और आलमी सतह पर इसका पैगाम क्या गया कि दो हमसाया मुल्क, दोनों मुसलमान मुल्क, इनके शहरियों का आपस में ऐसा बर्ताव क्यों, जबकि पाकिस्तान में के जो सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात है ये काफ़ी हद तक रोशन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को आइंदा मैचेस में किस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरना होगा, इस सब पर बात करूंगी। साबिक क्रिकेटर सईद अजमल साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सईद अजमल आपका। सईद, वर्ल्ड कप इस वक्त बड़े सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। हर मैच के बाद सूरत हाल बदलती जा रही है, लेकिन जो कल का मैच हुआ है अफगानिस्तान के साथ, हर बॉल पर लग रहा था, वाकई आप अभी प्रोग्राम से पहले सही बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था। तो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि बिल्कुल एक नई टीम वो इतना टफ टाइम देगी पाकिस्तान को? देखें, सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान की जो बॉलिंग अटैक था उसकी मैं उनको बहुत ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने एक डिसिप्लिन के साथ लास्ट दो मैचेस में अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट पाकिस्तान में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है। मैं अगर कहूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक इनके पास है वर्ल्ड में, तो ये मेरे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया है, इनके स्पिनर्स ने, स्पेशली अफगानिस्तान ने, इतनी इम्प्रूवमेंट इतने कम अरसे में, ये वो वाह टीम है जिसने की है जो लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा 1-2 साल में ये टॉप 8 टीम में इसकी जगह बन जाएगी या टॉप 5 टॉप 6 में। बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं और इनकी फिटनेस, इनकी फील्डिंग, जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कल जो फाइट किया है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका टाइम करीब है कि किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। अच्छा, आइंदा हमारा जो मैच है वो बांग्लादेश के साथ है, तो वो कितना हमें प्रेशर से निकल कर खेलना है? ज़ाहिर प्रेशर तो हम लोगों पर यही है ना कि अब हार है, जीत है, हारेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर होंगे, जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल खेलने के चांसेस हमारे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कितना ज़रूरी है प्रेशर से निकल कर खेलना? नेचुरली तो प्रेशर होगा, और किस स्ट्रैटेजी के साथ हमें मैदान में उतरना है बांग्लादेश के खिलाफ? देखें, सबसे पहले तो हमारा क्योंकि टूर्नामेंट का आखिरी मैच होगा वो बांग्लादेश के साथ है पाकिस्तान का, उससे पहले हमें क्लियर पता चल चुका होगा कि हम आगे थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो एनर्जी लेवल पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग का था आउटस्टैंडिंग था, और जिस मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान ने कम बैक किया है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच अच्छा खेलेगा। मगर बांग्लादेश की टीम अगर देखा जाए तो साकिब उल हसन और मुशफिक रहीम के अराउंड घूम रही है। उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे साकिब भी स्कोर कर रहे हैं, साकिब उल हसन बॉलिंग अच्छी कर रहा है, उसके अलावा उनकी मीडियम पेस बॉलिंग है। पाकिस्तान को उनके खिलाफ मेरे ख्याल में कोई इतना ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए। बट
फिर वही बात के कोई भी टीम इस वर्ल्ड कप में हल्की नहीं लेनी चाहिए। लाइक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यस्टरडे बड़ा टफ टाइम दिया है, जिसमें हमारा मोस्टली पाकिस्तान के आधे बंदे तो ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके होंगे और आधे को वैसे ही शुगर है, तो आपको पता है वो मरने वाले हो गए थे हमारे। और जो उनके क्राउड का बिहेवियर था पाकिस्तान के खिलाफ, वेरी बैड, तो आपकी बात वही सच है कि वेरी बैड। ये आईसीसी के इसको पूरा एक्शन लेना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेम एक तो ऐसी कल हमें चीज पता है चला कि आईसीसी की जो मुल्क को सिक्योरिटी टीम थी उसकी काफी नाअहली सामने आई। एक शायकीन निकल कर स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं, बाद में सिक्योरिटी टीम पहुंचती है, तो ये बड़ी नाअहली है। बिल्कुल। ये आज से थोड़े दिन पहले मेरा कल एक वीडियो भी किसी उनके फैंस ने अपलोड की थी कि हम पूरे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, हम इंडिया के साथ हैं, हम पाकिस्तान के बिल्कुल साथ नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखें, गेम इज गेम, इसमें एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है, आपको पेशेंट के साथ खेलना है। पाकिस्तान टीम बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं, बहुत बंदों ने बुरा भला भी कहा है, बट ये है कि अब पाकिस्तान ने कम बैक किया है और हमको भी ऐसे ही तहम्मुल के साथ हर एक टीम को सपोर्ट करना चाहिए। अपने पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं हमारे भाई हैं। ऐसा रवैया तो अपने खिलाफ हम इंडियंस उनको भी दुख होता है। मुझे लगता है इंडियन से भी 4 हाथ आगे निकले इनके शायकीन कल। बिल्कुल 4 क्या 5-7 हाथ आगे निकले, और ये हमारे ब्रदर हैं, हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारे हमसाया ममालिक का। हमने इनकी बहुत सारी हमने खिदमात की है इनके लिए, बट ये है कि इसका सिला ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी होम ग्राउंड इंडिया में बन गई है, बट इसके अलावा इनको सोचना चाहिए कि हम मुस्लिम ममालिक हैं। और कितने अफगानी यहाँ पर क्लब मैचेस खेलते हैं, यहाँ से क्रिकेट सीखते हैं। पेशावर में कितने अफगानी यहाँ पर खेलते हैं, आधे से ज्यादा यहाँ पे ही क्रिकेट खेलते हैं, और इनके बहुत सारे बंदे रजिस्टर यहाँ पे डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट सारे खेल रहे होते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं वही बात करता हूँ कि डिसिप्लिन गेम है और ये प्यार मोहब्बत बढ़ाती है, मुल्कों के दरमियान फासले कम करती है, और गेम ही एक ऐसी चीज है जो हर एक क्राउड, यानी कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो एक साइड पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, एक साइड पे इंडियन बैठे हैं, बैठे तो एक ही ग्राउंड में है ना, दोनों अपनी अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये सपोर्ट करना चाहिए मगर लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल और सही। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी इम्कान है कि हमारा अल्लाह करे हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, और बड़ा इस चीज़ का इम्कान है कि हमारा जो सेमीफाइनल है वो भी हमारा भारत के साथ होगा। 2011 में भी सेमीफाइनल हमारा भारत के साथ हुआ था, गालिबन आप उस वक्त टीम का हिस्सा थे। तो ये कितना प्रेशर वाला मैच होगा, और इसके लिए तो हमें कोई खास ही स्ट्रेटजी के साथ हमें उतरना है। आप समझते हैं कि अब भारत के साथ अगर हमारा सेमीफाइनल होता है, कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत होगी टीम में? देखें, चेंजिंग की तो अगले मैच में भी ज़रूरत है। इसमें लाइक अगर फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ रन नहीं कर रहे तो इनमें से किसी एक को बैठा के आसफ अली को या शुआइब मलिक को डालना चाहिए। बट यह है कि आसफ अली के हिटर है, और हमें नज़र आया है कि नीचे से अगर अमाद वसीम अगर अच्छी हिटिंग नहीं करते तो हम कल भी ये मैच हार सकते थे। हमें एक बैट्समैन और बढ़ाने की ज़रूरत है। बट ये है कि वही बात कि हमारी बैटिंग अब सीनियर्स को कुछ करके दिखाना चाहिए। जो हाफिज खेल रहे हैं इनको एक बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी। मगर लोग तो कह रहे हैं कि हाफिज की जगह उन बॉलर से आउट हो रहे हैं, देना चाहिए। कोई अच्छी इनिंग दे नहीं पाए टूर्नामेंट में, मगर असनैन को पहले मौका जरूर देना चाहिए था। मगर अब क्योंकि शाहीन शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आमिर आउटस्टैंडिंग है, वहाब जबरदस्त बॉलिंग और बैटिंग दोनों में परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारे बॉलिंग में कोई इशू नहीं है, हमारी इशू थोड़ा सा अभी है वो बैटिंग में। स्टार्ट में हमारी बैटिंग बड़ी बहुत बड़ा इशू है, उसके फील्डिंग बहुत बड़ा इशू है। फील्डिंग तो ये इशू नहीं है हमारा, ये तो हमारी वीकनेस है। हाँ। जो हम हर मैच में इसको करते हैं, किसी मैच में 7-7 कैच भी हम छोड़ रहे हैं। मगर हमें अगर आप 2 मैच निकाल के देखें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, हमारी उस मैचेस में बॉडी लैंग्वेज आप देखें, अगर ऐसी एनर्जी लेवल हमारा टीम में अगर आ जाए ना, तो मुझे उम्मीद है कि कोई टीम हरा नहीं सकती। बहुत मुश्किल होगा उनको पाकिस्तान को हराना, और हमारी टीम बहुत अच्छी है। बट वही बात के थोड़ा फोकस रहे, इधर उधर से ध्यान कम करें। 2-3 मैच रह गए हैं, अगर अच्छा खेलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम ये वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। क्योंकि अभी तक तो 92 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, और अल्लाह करे पूरी हिस्ट्री रिपीट हो जाए और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अजमल हमारे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।